स्वागत है सभी फ्यूचर प्रोफेशनल्स का। वेलकम टू एजेसी। यहां का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों, आज मैं एक और अनदर बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर के साथ आया हूं जिसका नाम है कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये जो चैप्टर है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर से टोटल 4 मार्क का आता है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले। मैं यकीन के साथ कहता हूं, पूरा कॉन्फिडेंस दिलाता हूं तुम लोगों को, ये चैप्टर देखने के बाद, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी प्रकार का डाउट इसके अंदर नहीं रहने वाला है, कंफर्म है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की दोस्तों। तो सबसे पहले एजेसी है तो मुमकिन है, ओके। उसके बाद शुरुआत करेंगे सर चैप्टर की डिटेल्स। आप उनको पूरा ज्ञान चाहिए, बिल्कुल देंगे ना, क्यों नहीं देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी जो चैप्टर की है वो है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी का मतलब होता है इसमें से टोटल 4 मार्क का वेटेज है और 4 मार्क के अंदर आने वाला क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू इस टाइप का रहता है। पर्टिकुलरली सीएमए की बात करें तो एमसीक्यू रहेगा, और सीए की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स आने वाला है। ये चैप्टर मेरी भाषा में कहे तो चिंदी से भी गया बीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सर चैप्टर के बेसिक्स एंड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पर चैप्टर के अंदर आप लोगों को जो सीखना है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट है। 4 ही कंसेप्ट है और 4 ही कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे। हालांकि आज का लेक्चर पर्टिकुलरली जिसके अंदर सारा का सारा कंप्लीटली थियोरेटिकल पार्ट जो है वो आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये पूरा बुक का है। अभी ध्यान से सुनना, पहले कभी भी जो हमारी स्लाइड्स होगी उसके अंदर क्या होगा, पहले जो स्लाइड होगी वो बुक की स्लाइड होगी और उसके बाद जो स्लाइड होती है वो हमेशा मेरी स्लाइड होती है, जिसके अंदर मैं बहुत ग्राफिक्स के साथ साथ ऐड करूंगा। जैसे मान लो आगे मैं ये सेम टू सेम इस टाइप से समझाऊंगा। अभी फिलहाल बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ है उसका नाम है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट समझना। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा। बेनिफिट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, पैसे का बेनिफिट फ्यूचर में अगर अपन को किसी भी चीज से मिलता है तो वो एक तरह से क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आइए समझाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या, मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस कैमरे से आप लोगों के साथ शूट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये टेबल है, फर्नीचर है, ठीक है, ये सब चीज़ें है, ठीक है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। क्या ये मुझे पैसा कमाने में मदद कर रहा है क्या, सब कुछ बताओ जल्दी फटाफट। क्या कैमरा मुझे पैसा कमाने में मदद करता है, करता है। अच्छा, क्या ये मेरे को फॉर एग्जांपल सिस्टम कंप्यूटर पूरा का पूरा पैसा कमाने में मदद करता है क्या, हाँ या ना, ठीक है। ये फर्नीचर जो आपके जिस बेंचेस जिसके ऊपर आप बैठे हो, क्या ये मुझे पैसा कमाने में मदद करता है, हाँ। ये एसी जो लगे हुए, ये जो भी एसीज लगे हुए, क्या ये पैसा कमाने में मदद करते हैं मेरे को, हाँ या ना। इनडायरेक्ट तरीके से हाँ, क्योंकि एसी होगा तभी तो तुम लोग क्या करोगे, मज़े से बैठोगे ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा खाओगे और क्या करोगे, ठीक है। जब गर्मी होगी तो ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। सो एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये मेरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं दूसरे की एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या नाम है, ओके, रुद्राक्ष फॉर एग्जांपल के तौर पे मिठाई की दुकान लेके बैठा है, बड़ी सी एकदम मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान में तेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। क्या वो फ्रिज तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो मिठाई कहाँ रखेगा, नहीं तो रात भर में सड़ जाएगी। तो इसीलिए वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, इसीलिए आप लोगों को वो पैसा कमाने में मदद करता है। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मोर देन 1 ईयर। पहला नंबर पॉइंट ये कहता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हर वो चीज़ जो अपन को फ्यूचर में पैसे की मदद करेगा, प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा, वो हमेशा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, इस प्रकार से इंक्रीज करता है। देखा, ये देखो प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। मोर देन 1 ईयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 1 साल से ज़्यादा टिकता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो अपन फर्नीचर बनाते हैं क्या 1 साल से ज़्यादा टिकता है क्या, वो टिकता है। जो अपन बिल्डिंग खरीदते हैं क्या 1 साल से ज़्यादा टिकेगी, वो टिकेगी। ये जो मैंने कैमरा खरीदा है क्या 1 साल से ज़्यादा टिकेगा, सर जनरली टिकेगा ऐसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एसी रखे हुए वो क्या 1 साल ज़्यादा टिकेंगे, टिकेंगे। क्यों टिकेंगे भैया, क्यों टिकेंगे, 1 साल ज़्यादा क्यों टिकते हैं वो, क्योंकि सर वो है ही ऐसी प्रोडक्ट बनाई हुई है जो 1 साल ज़्यादा टिकने का उसका काम है। अब मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया ना, ये सारी की सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए एक साथ। आई रिपीट, ये सारी की सारी कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए, कोई एक हो जाए नहीं चलेगा, सारी एक साथ होनी जरूरी है।
सारी की सारी कंडीशन एक साथ फॉलो होनी जरूरी है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, मोर देन 1 ईयर चलना चाहिए, जो अपन को रेवेन्यू जनरेट करके देगा हर साल। ये बेंच तुम जाओगे कोई और वापरेगा, वो कोई और जाएगा कोई और वापरेगा, तो मेरे को तो जिंदगी भर ये पैसा कमा के देगा। ये कैमरा आज फॉर एग्जांपल ये बैच के लिए मैं शूट कर रहा हूँ, अगला मैं किसी और बैच के लिए शूट करूँगा, फिर किसी और बैच के लिए, तो अल्टीमेटली कैमरे से मुझे क्या आता रहेगा, धड़ाधड़ पैसा आता रहेगा। ठीक है, ये जिसके ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर सब कुछ देख रहे हो, ये मुझे क्या होगा, लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाला है। लाइफ टाइम इन द सेंस 5 साल 10 साल, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी, तो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया में आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अमाउंट बड़ा होना चाहिए। अमाउंट शुड बी वेरी लार्ज। अच्छा, एसी क्या सस्ते में आता है क्या? महंगा लगता है ना थोड़ा। कैमरा सस्ते में आता है? नहीं आता। ये जो फर्नीचर बनते सस्ते में बनते हैं? नहीं बनते। तुम गाड़ी खरीद तो सस्ते में आती है क्या? महंगी आती है ना। तो अमाउंट शुड बी वेरी लार्ज, जिसके ऊपर अपन आगे जाके डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर सके। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। मैं एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। मैं ये समझूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, उस हिसाब से बहुत ही स्लो, आप कुछ बच्चों को लग सकता है कि स्लो है वीडियो, बट आई विल कवर ईच एंड एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, बहुत डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अमाउंट बहुत बड़ा होना चाहिए। इसकी तरह ये भाई जो दिख रहे हैं ना तुमको, देखो एकदम ऐसे बड़े होने चाहिए, ऐसे पतले पतले नहीं होने चाहिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी की सारी चीज़ अल्टीमेटली कहाँ जाती है? बैलेंस शीट के अंदर जाती है। इनको मृत्यु मिलती है, सबको मृत्यु होगी, बट मृत्यु होगी कुछ समय के बाद, 10 साल बाद, जब बैलेंस शीट से नामो निशान खत्म हो जाएगा, तब तक ये विश्राम करती है। एसेट जितनी भी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, सब कहाँ विश्राम करेगी? कुछ सालों के लिए बैलेंस शीट के अंदर। हर साल उसमें से थोड़ा थोड़ा डेप्रेशन घटता जाएगा। आप लोग 11th में ये सब करके आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया के अंदर 4 पॉइंट, आई रिपीट 4 पॉइंट, क्या क्या होता है। ठीक है, ए बी दोनों मिलकर एफएम सुनते हैं, ऐसा याद रखने का। नोटबुक निकालो, फटाफट लिखना शुरू करो। ए बी दोनों मिलकर एफएम सुनते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लर्न करने का तरीका ए बी। ए का मतलब अमाउंट इज बिग, बी का मतलब बैलेंस शीट, एफ एम, एफ का मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और एम का मतलब मोर देन 1 ईयर। ये सारी के सारे जो मैं टर्म्स आप लोगों को लिखा रहा हूँ, तुरंत अपने नोटबुक में लिखने का साथ के साथ में। ठीक है, आप लेक्चर को 1.5x के ऊपर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मोर देन 1 ईयर, बैलेंस शीट, अमाउंट, चारों की चारों कंडीशन लिखो, साथ में फॉलो होनी जरूरी है। ए बी मिलकर साथ में एफएम सुनते हैं, ए बी मिलकर साथ में एफएम सुनते हैं। ठीक है, और जब ये लेक्चर अपलोड हो जाए उसके बाद आप लोग बाद में नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल टर्म्स लिख देना, ए बी मिलकर एफएम सुनते हैं, उसके बाद अंदर एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मोर देन 1 ईयर, ये लिखते रहना साथ साथ में, फिर अंदर जो डिटेल हो बाद में लिख लेना। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स क्या, वो बताओ, आओ देखते हैं। ये कार बताओ, लेनी कि नहीं लेनी, आज आगे जाके फ्यूचर में कभी ना कभी लेनी है ना, ऐसा सपना देखो, लेंगे। ठीक है, भले ही लैम्बोर्गिनी लेंगे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी बहुत महंगी आती है और अंदर बैठते सिर्फ 2 जने। ठीक है, तो लैम्बोर्गिनी लेंगे, दूसरी कार लेंगे भले ही, लेकिन लेंगे जरूरी, तो कंफर्म है। सो ये लाल कलर की चमचमाती हुई कार, क्या मस्त है यार, इसका गेट कितना मस्त खुल रहा है, देखो। हाँ हाँ, ये पता है सबसे पहली कहाँ से मेरे को इसके ऊपर प्रेम हुआ था? सबसे पहले ये कार मैंने देखी थी कभी खुशी कभी गम के अंदर। ठीक है, ऋतिक रोशन एंट्री मारता है मस्त एकदम, कार ऐसे खुलती है, उसका गेट ऐसे खुलता है, हाँ, मज़ा ही आ गया था। ठीक है, सो लैम्बोर्गिनी आप लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के पर्पज से ली है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा टिकती है, महंगी आती है, और ये मुझे पैसा कमाने में मदद करेगी अगर मैं बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो पॉइंट ध्यान रखना, बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खुद के लिए यूज़ करता हूँ तो बिजनेस में आएगी ही नहीं, खुद की पर्सनल में जाएगी। हाँ है तो तब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन पर्सनल के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। पॉइंट को समझ जाना। तो कार इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार का मेरा एग्जांपल है व्हीकल्स, जो भी अपन बिजनेस में व्हीकल्स खरीदते हैं, लेट्स से डिलीवरी वैन खरीदते हैं अपन, फॉर एग्जांपल कोई मशीनें खरीदते हैं, ठीक है, व्हीकल मतलब फॉर एग्जांपल ट्रक वर्क खरीदते हैं, तो ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समझना। दूसरा नंबर पॉइंट, ये इतना चमचमाता हुआ लैंड दिख रहा है तुमको मस्त, बताओ ये लैंड के ऊपर क्या मैं जिंदगी भर कुछ ना कुछ कमा सकता हूँ किसी भी प्रकार से इसको यूज़ करके। लेट्स से मैंने इधर फैक्ट्री बना दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर मान लो कोई खेती वेती कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बना दिया, टफ बना दिया, कुछ भी बना दिया भाई, तो इससे मेरे को पैसा कमाने में मदद मिलेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, लैंड सस्ते में आता है क्या? नहीं आता। अमाउंट इज़ बिग, 1 साल से ज़्यादा चलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या कमा के देगा? पैसा कमा के देगा। मैं इस पर मस्त बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा, वहाँ पे अपनी कोचिंग डाल दूंगा, और पैसा ही पैसा आएगा मेरे पास ज़िंदगी भर। तो ये भी मेरे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये तुमको क्या दिख रहा है? बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज खलीफा नहीं है, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर अपन एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं, तो ऑफिस छोटी अमाउंट में आएगा क्या?
छोटी अमाउंट में आएगा नहीं, अमाउंट बड़ा लगेगा, दूसरा 1 साल से ज़्यादा टिकेगा वो ऑफिस, और तीसरा वो ऑफिस की वजह से तुम पैसा कमा पाओगे। तो अगेन तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। वो एक तरह से बिल्डिंग भी मेरे लिए क्या है, एक तरह का असेट है। ये बिल्डिंग भी मेरे लिए एक तरह का क्या है, असेट है। ये क्या दिख रहा है तुमको दोस्तों, ये है फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर। बताओ ये फर्नीचर सस्ते में बनेगा? नहीं बनेगा। पैसा लगेगा, बेनिफिट देगा, बिल्कुल देगा सर। आएगा कोई तो उसको फर्नीचर दिखेगा तो ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा ना थोड़ा। ये क्या है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा धंधा फैक्ट्री वैक्ट्री किस पे चलता है, मशीनों पे चलता है। और अल्टीमेटली मशीनें क्या सस्ते में आती है क्या, महंगी लगती है, 1 साल से ज़्यादा चलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पैसा कमा के यही देती है। तो दिस इज़ ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए, एसी का मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। एयर कंडीशनर फॉर एग्जाम्पल एक तरह से क्या है, एक अपने लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, रुक जाए मेरे भाई, ऐसी इतनी जल्दी मत जाया कर यार। मस्त है, एनिमेशन तो अच्छा है, ऐसा पूरा माहौल बन जाता है इससे। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। पहले आपने क्या सीखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। अब क्या सीखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। एक चीज सिंपल सी मेरे को बताओ, लड़का कौन होता है, लड़का कौन होता है? तो जो लड़की नहीं होता है। कितनी बढ़िया परिभाषा दी है मैंने, लड़का कौन होता है जो लड़की नहीं होता है। इतने से आसान क्या होगा। अच्छा लड़की कौन होती है, जो लड़का नहीं होता है। सही है। सो इससे आसान परिभाषा दुनिया में कोई भी नहीं है भैया, मैं नहीं दे रहा हूँ, एसी कंपनी जेट भी यही परिभाषा देता है। पब्लिक कंपनी कौन है, बोले पब्लिक कंपनी से कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मतलब मुझे अगर पब्लिक कंपनी को समझना है तो पहले मुझे किसको समझना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी को। इसका मतलब मुझे अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझना है तो मुझे किसको समझना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। क्योंकि सिंपल परिभाषा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो इसका, अच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतना आसान। तो इसको मैंने मेरी तरफ से कुछ इलेबोरेट करके तुम्हारे लिखा है बहुत ही सिंपल टर्म्स में। पहला, एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है, ये खर्चे है बॉस। ये क्या है, खर्चे है। ये अपन का नुकसान कराते हैं, ये अपने को लॉस जनरेट करके देते हैं। अरे ऐसे लॉस नहीं, ऐसे तो कमा के देते हैं, बट पीएनएल में इनकी वजह से धीरे धीरे प्रॉफिट कम होता जाता है। ऐसे तो कमा के देता है, आज मैं सैलरी दे रहा हूँ तो अल्टीमेटली क्या होता है, मेरे को फायदा ही मिलेगा ना, वो इंसान मेरे को कमा के देगा। ऐसे नहीं। तो उसके अंदर अगला पॉइंट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला नंबर पॉइंट क्या होता है, कोई भी खर्चा जो रिकरिंग नेचर का है। क्या बोला मैंने, कोई भी खर्चा जो रिकरिंग नेचर है। रिकरिंग मतलब बार 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 बोले तो क्या, या तो हर महीने आएगा या हर सालाना आएगा, फिक्स है वो आएगा ही आएगा। तो उसको कहते हैं रिकरिंग। और जिसका बेनिफिट अपन को 1 साल से कम मिलता है, जिसका बेनिफिट अपन को 1 साल से कम मिलता है, वो एक तरह से क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जो हर साल आएगा, हर कैलेंडर मंथ में आएगा। लेट्स से सैलरी है, सैलरी हर रोज आता है ना अपन के पास, हर महीने देना पड़ता है ना। रेंट है, हर महीने देना पड़ता है। कमीशन है, हर महीने देना पड़ेगा। सालाना प्रीमियम है, हर साल देना पड़ता है। रिन्यूअल चार्जेस है, हर साल देने पड़ते हैं। पेनल्टी है, हर साल देनी पड़ती है। ठीक है, हर वो चीज़ जो रिकरिंग नेचर की है, जो पीएनएल में खर्चे के तौर पे मानी जाती है, उसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। या फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते, वो ऑटोमेटिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। ठीक है, 1 साल से कम का बेनिफिट है। तीसरा नंबर पॉइंट, जिसका स्थान पीएनएल में है, बैलेंस शीट में नहीं है। सारे खर्चे जो भी तुमने सीखे थे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, वो कहाँ पे जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं। तो पीएनएल में जो भी खर्चे जा रहे हैं, ट्रेडिंग में जो भी खर्चे जा रहे हैं, वो सब रेवेन्यू कहलाते हैं। हालांकि आगे आएगा कुछ ऐसे अरे पूरा लेक्चर देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ ऐसी मस्त सिखाऊंगा तुमको ज़िंदगी में कभी कभी डाउट नहीं होगा। मतलब ये लेक्चर के बाद तुमको किसी और का लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पहला। और ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, आगे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी साइड, डेबिट साइड। सर एसेट भी तो डेबिट साइड होती है। अरे बॉस वो एसेट है रे, वो बैलेंस शीट का पार्ट है, ये पीएनएल का पार्ट है, ये पीएनएल में जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोगों को, उम्मीद करता हूँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आता है बॉस अगला नंबर पॉइंट, क्या कहता है, अमाउंट क्या है, छोटा है, इसकी तरह पतला पतला। वो कैसा देखा था, ऐसा हाथी जैसा बॉडी बिल्डर, ये क्या छोटा आदमी। अमाउंट इज वेरी स्मॉल। हर वो चीज़ जिसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, उसको क्या कहा जाता है, खर्चा कहा जाता है। सैलरी सर बड़ी भी तो हो सकती है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख की भी तो हो सकती है।
बट वो होती हर महीने है, रिकरिंग है, इसलिए उसको माना जाता है कि वो खर्चा ही है। जनरली कोई भी चीज़ इसका अमाउंट छोटा है, ठीक है, तो उसको खर्चा मान लिया जाता है। अमाउंट स्मॉल है इन कंपैरिजन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, थोड़ा स्मॉल होता है ऐसा, ठीक है। आगे और डिटेल में अपन समझेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मेरी तरफ से पॉइंट लिखे हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि भैया कोई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दूसरा जो रिकरिंग है, मेन वर्ड तो रिकरिंग है, और दूसरा मेन वर्ड है 1 साल से अंदर है, और तीसरा है P&L, और चौथा है अमाउंट छोटा है, ठीक है। बढ़ू आगे, या आप लिख लेना बाद में या तो फिर, ठीक है। चलो अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल। अपन ने कैपिटल के देखे, कार थी, बिल्डिंग था, लैंड था, वैसे रेवेन्यू के खर्चे देखते हैं। रेवेन्यू में क्या लिखा है, ये देखो, ये गाड़ी दिख रही है, क्या हो रहा है बताओ, इसका क्या हो रहा है? अभी रिपेयरिंग का चल रहा है थोड़ा बहुत, तो कार का रिपेयर कराना इज व्हाट? रेवेन्यू। कार का रिपेयर कराना इज व्हाट? रेवेन्यू। बट सर क्या रिपेयर हर बार रेवेन्यू होएगा? जानेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर। यहाँ कई बार कैपिटल भी हो सकता है, जानेंगे अगली स्लाइड के अंदर। तो कार का जो छोटा मोटा रिपेयर कराया है, दैट इज व्हाट? दैट इज नॉर्मल। तुम एसी को हर महीने 2 महीने में सर्विस करवाते हो, 200-300 रुपये लेके जा, अमाउंट बहुत ज़्यादा लेके जा रहा है, 300 रुपये। क्या रिकरिंग है, हर 3 महीने में कराना पड़ रहा है? तो हो गया ना खर्चा ही, फिर तो वो माइनर रिपेयर है। फिर तो वो हर वो चीज़ जिसको आपको छोटा मोटा खर्चा 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 कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, माइनर रिपेयर कराने पड़ेंगे, तो वो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सैलरी, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तुम लोगों को, सैलरी इज व्हाट? वन काइंड ऑफ व्हाट? इट्स ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। 3rd नंबर पे ये भाई साहब क्या कर रहे हैं इधर, बताओ क्या कर रहे हैं लोग? क्लीनिंग कर रहे हैं, कांच को साफ कर रहे हैं, तो रिकरिंग है, कांच पे धूल चढ़ेगा वापस साफ करना, फिर कांच पे धूल चढ़ेगा फिर वापस साफ करना पड़ेगा, करना, तो वही चीज़ है, कांच को साफ करना पड़ता है हर 3 महीने में, 4 महीने में, पूरी की पूरी बिल्डिंग साफ करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा देखो लाइव दिखाता हूँ तुमको, साथ साथ में चलते हैं अपन इधर। मेरे में यूट्यूब नहीं है क्या? ये रहा। इसकी आवाज़ मेरे को म्यूट करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अरे रुक रुक रुक, अभी मत, नहीं तो साले कॉपीराइट डाल देंगे मेरे में। ये हर महीने क्या होगी? एवरी मंथ क्लीनिंग होगा। जब एवरी मंथ क्लीनिंग होगा तो उसका क्या है? वो रिकरिंग नेचर का है, तो वो भी एक तरह का क्या है? आज अपन घर की साफ सफाई कराते हैं, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या है? इट इज़ वन काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बॉस, देख, ऑडिट हर सालाना आपको सीए से सीएमए से ऑडिट करानी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से जब आप ऑडिट कराते हो तो क्या चार्टर्ड अकाउंट फोकट में करेगा? तुम्हारी कोई भी काम फ्री में करता है क्या? नहीं करता बॉस, उसका पैसा लेता है वो। जब वो पैसा लेगा तो सीधी गणित है, वो तो हर साल लेगा आपसे पैसा, तो एवरी ईयर लेगा, या हर मंथली लेगा, या क्वार्टरली लेगा अगर क्वार्टरली ऑडिट है तो। रिकरिंग नेचर है, खर्चा है, नॉट एसेट। कोई एसेट नहीं है, क्या दिखाऊंगे एसेट? तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ रहे हो बात को? ये अंकल क्या कर रहे हैं? अंकल छोटी मोटी क्लीनिंग विनिंग, थोड़ी रिपेयर विपेयर कर रहे हैं मशीन का, क्योंकि मशीनों के अंदर छोटा मोटा खर्चा कराना पड़ता है आपको, क्लीनिंग कराना ही पड़ेगा, नहीं कराओगे मशीन एक दिन बंद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये अंकल क्या कर रहे हैं? रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करेंगे तो वो एक तरह का क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये एडवर्टीजमेंट है, क्या ये एडवर्टीजमेंट है? एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? खर्चा होता है, और क्या होता है? अब एडवर्टीजमेंट की एक बड़ी खासियत है सर, अमाउंट बड़ा भी तो हो सकता है, छोटा भी तो हो सकता है। 500 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया, 500 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया तो अमाउंट तो बहुत बड़ा है सर, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? अब ध्यान से समझना मैंने क्या बोला था, तो तीनों के चारों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ एक्सपेंडिचर के नाम से, मतलब एडवर्टीजमेंट के नाम से खर्चा लिख सकता हूँ कोई? खर्चा तो खर्चा ही है। जब खर्चा भगवान ने उसको भेजा था ना धरती पे, तो पीछे तैसे ठप्पा लगा के भेजा, तो साले जिंदगी भर P&L में जाएगा, ध्यान रखना। बैलेंस शीट में जाने का नहीं, पार्टी नहीं बदलेगा तू अपनी। असेट को ऊपर से ठप्पा लगा के भेजा, ठप, कहाँ जाएगा तू पूरी ज़िंदगी? बोला तू पूरी ज़िंदगी रेस्ट करेगा कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर। असेट को बोल के भेजा था, वो अपनी पार्टी बदल नहीं सकते। समझ रहे हो? तो ये एडवर्टीजमेंट एक तरह का क्या है? ये खर्चा ही है बॉस, ये एक तरह का खर्चा है। तो ये खर्चा जो है वो P&L में ही जाएगा। तो सर अगर 500 करोड़ का खर्चा है, एक ही साल में पूरा का पूरा डाल दिया, तो पहले साल में लॉस नहीं आ जाएगा?
500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। पहले ही साल में अगर मैंने डाल दिया 100 करोड़ का सेल हुआ है और 500 करोड़ का खर्चा डाल दिया, 400 करोड़ का लॉस ऐसे ही हो जाएगा और अदर खर्चे अलग। तो सर इसका आपको बेनिफिट तो जो आप एक्सपेंडिचर करो एडवर्टीजमेंट का, उसका तो आपको बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलेगा, 4 साल 5 साल के लिए मिलने वाला है। तो फिर क्या होगा? अबे क्या क्या होगा? तो उसको अपन कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आगे आएगा तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वो चीज़। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। आओ आगे और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी आधा ज्ञान दिया है मैंने, आधा अब और दूंगा। सो डिटेल में चाहिए, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, पूरा का पूरा ज्ञान चाहिए, तभी अपने 4 में से 4 आने वाला है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसमें मैंने मेरी तरफ से हिंदी में सब कुछ लिख के रखा हुआ है। आप कैसे कंसिडर करेंगे कि रेवेन्यू की कैपिटल है? हाउ विल यू कंसिडर वेदर इट इज रेवेन्यू वेदर इट इज कैपिटल? कैसे आप लोग कंसिडर करोगे? बोलता है यार सबसे पहले धंधे का नेचर देखो, धंधा किस चीज का कर रहा है वो चेक करने का। आप किस चीज का बिजनेस करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर एसी खरीदता है तो उसके लिए वो रेवेन्यू है, कारण क्योंकि वो एसी तो रोज ही खरीदता है। किस लिए खरीदता है? एसी क्यों खरीदता है? उसका काम क्या है? एसी को बेचना, उसका काम एसी बेचना। आज फॉर एग्जांपल के तौर पे क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर एसी खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, टीवी खरीदता है, क्यों खरीदता है? वापस को रीसेल करना है, तो वो चीज़ उसके लिए क्या है? स्टॉक है, इन्वेंट्री है उसकी, तो उसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पॉइंट को समझना, आपका धंधा किस चीज़ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में वो बोल देगा फर्नीचर खरीदा और ऊपर लिख देगा एजे फर्नीचर मार्ट, तो तुमको अक्ल लगाना पड़ेगा कि भैया फर्नीचर लिखा हुआ है और इसने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर वाले ने फर्नीचर खरीदा है तो बेचने के लिए खरीदा होगा, रेवेन्यू। उसका पॉइंट समझ जाता हूँ, क्या लॉजिक है उसके पीछे, रीजन। पहला तो इन्वेंट्री, दूसरा तुम एसी खरीदोगे एक बार 5 साल में, तुम अगर एसी बेचते हो तो रोज रोज खरीदना पड़ेगा, वो तो फिर तुमको रेवेन्यू हो जाएगा, रिकरिंग है, रेवेन्यू हो जाएगा, इसलिए रेवेन्यू। पॉइंट को समझे? आप बिल्डर हो, रोज बिल्डिंग बनाते हो, तो आपके लिए बिल्डिंग भी एक तरह का क्या है? स्टॉक है। अमाउंट बहुत बड़ा है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका पर्पस क्या है? रीसेल करना है आपको, वो आपके लिए इन्वेंट्री हो गया। जब इन्वेंट्री हो जाएगा तो वो रेवेन्यू कहलाता है, फिर वो कैपिटल नहीं कहलाता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इन द क्वेश्चन कि सामने वाले बंदे का धंधा क्या है। जब भी मैं तुमको पूछूं, कभी मैंने तुमको पूछा फॉर एग्जाम्पल बताओ मैंने फर्नीचर खरीदा, तो पूछने का सर आपका धंधा क्या है? मैंने कहा मैं फर्नीचर बेचता हूँ, तो रेवेन्यू। मैंने तुमको पूछा मैं कार खरीद रहा हूँ, तो पूछने का धंधा क्या है? मैंने कहा मैं कार डीलर हूँ, बेचता हूँ रोज, सर रेवेन्यू है। सर मैंने फ्लैट खरीदा, सर आपका धंधा क्या है? मैंने कहा कोचिंग कराता हूँ, बोले तो आपके लिए कैपिटल है, क्योंकि मेरा धंधा तो कोचिंग है, मेरा धंधा तो फ्लैट खरीदना है ही नहीं, तो मेरे लिए फ्लैट एक खर्च, वो बहुत बड़ा एसेट है, समझ रहे हो? ऑफिस मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? सेकंड नंबर पॉइंट रिकरिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, दिमाग लगाने का। क्या वो खर्चा बार बार होने वाला है? वो बार बार हर मंथली, हर ईयरली, हर क्वार्टरली, रेवेन्यू खत्म ना। थर्ड नंबर पॉइंट, पर्पस क्या है उसका? पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर क्या है? पर्पस ऑफ द, आप जो खर्चा कर रहे हो उसके पीछे क्या पर्पस है, क्या आपका मकसद क्या है? तो वो बोल रहा है कि जब आप कोई भी माइनर रिपेयर कराते हो, मान लो आपने खर्चा किया बट माइनर है, जनरल क्लीनिंग विलिंग कराया, थोड़ा छोटा मोटा खर्चा करा दिया, माइनर है बोले तो खत्म, रेवेन्यू। छोटा अमाउंट है, खर्चा भी माइनर है तो कर दो, रेवेन्यू में डाल दो। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बहुत मेजर रिपेयर कराया, बोले मेजर रिपेयर क्या होता है? मेजर क्या होता है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना कार चल ही नहीं सकती, बताओ? इंजन। सबसे इंपॉर्टेंट कार में क्या चीज़ है? इंजन। जब इंजन ही नहीं है तो क्या होगा? कार चलेगी ही नहीं। अच्छा इंजन मैंने पूरा का पूरा नया डलवा दिया तो ऑलमोस्ट कार इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है? तो आप ये चेक करो वो मेजर रिपेयर है क्या? एसी, मैंने पूरे एसी के अंदर कंप्रेसर नया डलवा दिया, अंदर की कॉइलिंग पूरी चेंज करा दी, अब एसी क्या हो गया? इट इज इक्वल टू न्यू ओनली, केवल बॉडी अलग है, बाकी तो पूरा का पूरा नया है। क्या है वो? मेजर रिपेयर है। जब भी मेजर रिपेयर है, अच्छा मेजर रिपेयर रोज रोज होगा क्या? नहीं होगा वो रोज रोज। माइनर रोज रोज होता है, मेजर रोज रोज नहीं होता। तो वो क्या होगा? फिर कैपिटल हो जाएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक कैपिटल है वो।
तुमने कराया तो रिपेयर ही है, बट नोट कि वो क्या टाइप का खर्चा है, क्या वो मेजर है, क्या वो माइनर है। वो बोलता है मेजर है, खत्म ना, फिर तो कहानी खत्म हो गई, तो फिर वो कैपिटल है। माइनर है, ओके खत्म, फिर तो वो क्या हो गया तुम्हारे लिए, रेवेन्यू हो गया। पॉइंट को समझने का, नेचर देखने का, रिकरिंग नेचर देखने का, पर्पस ऑफ द एक्सपेंडिचर देखने का, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पैसा देखने का, जिसको कहते हैं साइज, मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट। इफ द अमाउंट इज वेरी लार्ज, खत्म, टाटा बाय बाय कैपिटल। अगर अमाउंट छोटा सा है, इतना सा, रेवेन्यू। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ये ट्यूबलाइट है भाई, ये ट्यूबलाइट महंगी आती है क्या? बहुत नहीं आती है, 100, 150, 200 रुपये में आ जाती है। अमाउंट बहुत बड़ा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ट्यूबलाइट अमाउंट छोटा है लेकिन ये 2, 3 साल, 4 साल चल जाती है, चल जाती है। चलो दूसरा पॉइंट, क्या है, मेरे को पैसा कमाने में मदद कर रही है? हाँ, नहीं होगी लाइट सर, पढ़ाओगे कैसे, अंधेरे में पढ़ोगे क्या? मदद कर रही है, मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करी, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। क्या कंडीशन है वो? अमाउंट छोटा सा है सर। आप क्या बैलेंस शीट में 200 रुपये दिखाते रहोगे क्या? ट्यूबलाइट 200 रुपये, ठीक है। ये पेन है, ये पेन है, कितने रुपए का? ये 2 रुपये का। मैं अगर इसको नहीं चलाऊंगा तो 3 साल चल जाएगा, पड़ा रहेगा इधर, 3 साल चलेगा आराम से। मुझे मदद जरूर करता है पेन, मैं लिखूंगा तभी तो मस्त मजा आएगा मेरे को, तभी तो मैं तुमको सिखा पाऊंगा। तो ये इट इज यूजफुल, पैसा हमें मदद कर रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन 1 ईयर, ये 1 साल ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लेकिन 2 रुपये का असेट दिखाऊं, असेट 2 रुपये का पेन, इंसल्ट नहीं हो जाएगा अपना? ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट की इंसल्ट नहीं हो जाएगी कि साला छोटा सा अमाउंट लिख रहा है बेवकूफ़, 2 रुपये का पेन लिखता है, डेप्रिसिएशन क्या 20 पैसे मारेगा इसके ऊपर, है ना? तो अमाउंट छोटा है, बट कहानी को थोड़ा समझने का। यही ट्यूबलाइट एक लगाऊं तो खर्चा है, ये ट्यूबलाइट 5,000 लगवाऊं तो बड़ा खर्चा हो गया, क्योंकि अब वो ट्यूबलाइट 10 लाख की हो गई। 10 लाख तो बड़ा अमाउंट है, अब उसको मैं दिखा सकता हूँ बैलेंस शीट में लाइट्स के नाम पर। समझ रहे हो? तो अमाउंट चेक करने का, इफ द अमाउंट इज वेरी लार्ज देन कंफर्म है, आप चेक करो कि वो क्या है। आपको तीनों चीज़ चेक करना है, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको तीनों चीज़ चेक करना है कैपिटल के वक्त, अमाउंट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो अमाउंट आप देख लो, स्मॉल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप आपको अभी तक का जो भी मैंने ज्ञान दिया पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, और भी अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर एक्स्ट्रा नॉलेज जो मेरी तरफ से। पहला नंबर पॉइंट, मशीन को इंस्टॉल करते वक्त जो जो खर्चे लगते हैं वो सारे कैपिटलाइज होते हैं। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, आगे एग्जांपल है इसके ऊपर पूरा। मशीन को इंस्टॉल करते वक्त जो जो खर्चे लगते हैं वो सब क्या है? कैपिटल है, ठीक है। देखते कोई दिक्कत नहीं। मेजर रिपेयर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तो तुमको, मेजर बोले तो क्या, कार का इंजन देखो, इतना बड़ा इंजन दिख रहा है तुमको मस्त, जब इंजन ही पूरा नया का नया करवा दिया तो गाड़ी नहीं होगी एक तरह से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, गाड़ी के तुमने सीट कवर चेंज करवाए, कैपिटल है रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। अमाउंट बड़ा है भाई, 50,000 के सीट कवर लेट से, अब 1 साल ज़्यादा चलते हैं, 1 साल ज़्यादा चल जाएंगे, 2-5 साल चल जाएंगे। सवाल ये है, क्या वो जरूरी थे? क्या वो जरूरी थे? इंजन बदलवाना जरूरी था, सीट कवर बदलवाना जरूरी था, तो रेवेन्यू। समझ रहे हो? जरूरी चेक करना अपन, साइज चेक करना, मॉडलिटी। भाई तुम्हारे लिए 10,000 बड़ी अमाउंट है, मुकेश अंबानी के लिए 2 लाख भी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो चेक करने का। मुकेश भाई अंबानी अगर 2 लाख का भी खर्चा कर रहे किसी चीज़ के ऊपर, वो एसेट नहीं दिखाते उसको, बोलते खर्चे में डाल दे। डिपेंड करता है आपकी साइज के ऊपर। 3 चीज याद रखने का हमेशा, NTE, नेचर ऑफ द बिजनेस, टी का मतलब टाइमिंग 2-3 साल, और ई का मतलब, ठीक है, नेचर आपको चेक करना है, टाइमिंग चेक करना है, और उस खर्चे का, एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, मेजर है कि माइनर है, जिसको अपन कहते हैं एक्सटेंट, ठीक है। खैर याद मत रखो, जितना है उससे आंसर बन जाएंगे तुम्हारे। अब मेजर रिपेयर, ओके बढ़िया। फ्यूचर अर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है रे, वो खर्चा करने से अगर तुम्हारे फ्यूचर की अर्निंग में बढ़ोतरी होती है, वो खर्चा कैपिटल है। एग्जाम्पल देते हैं, ये मशीनरी दिख रहा है तुमको, देखो ये रहा मशीनरी, दिखा मेरे हाथ में, दिख रहा है,
बहुत बड़ा मशीन है, दिख रहा है? नहीं दिखेगा तब तक एग्जाम चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो दिख रहा है अभी मशीन? हाँ देखो तुरंत दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, तब तक चैप्टर आगे नहीं बढ़ता अपने आप पे। जब तक दिखते हैं नहीं है तब तक चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा। ये मशीन देखो, दिख रहा है तुमको हाथ में? दिखा? कैसा है? मस्त एकदम बड़ा है ना? हाँ वेरी गुड, दिखना चाहिए। चलो अब इस मशीन के अंदर लेट से अभी 50,000 यूनिट्स ही मैं बना पा रहा था, 50,000 यूनिट्स ही बना पा रहा था। जो मशीन का जो मैन्युफैक्चरर उसने बोला अगर इसमें आप ये पार्ट अगर लगा देते, इतना सा पार्ट है छोटा सा, अगर आप ये पार्ट लगवा देते हैं तो ये मशीन का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, सीधा 1 लाख यूनिट्स हो जाएगा। तो ये पार्ट मेरे लिए अब क्या है? कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल है। अमाउंट भले ही छोटा हो लेकिन दिक्कत क्या है? फ्यूचर की अर्निंग बढ़ा के दे रहा है मेरे को। सीपीयू होता है ना, सब कुछ सेम होता है, सीपीयू में सिर्फ प्रोसेसर चेंज करा दो, बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर रिंग्स और पिस्टन चेंज करा दो, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कराया तुमने माइनर रिपेयर है, लेकिन उससे तुम्हारा क्या है? रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या? बोले बढ़ रहा है। अरे तो फिर हो गया ना, रे वो फ्यूचर अर्निंग बढ़ने वाला, कैपिटलाइज करो उसको। खर्चा दूसरा एग्जाम्पल बहुत है अपने पास, एग्जाम्पल भर भर के, चिंता नहीं करने का। एग्जाम्पल के तौर पे समझ, तेरे पास बढ़िया सी गाड़ी है, कार है, पेट्रोल वाली कार है, आज तक तू पेट्रोल पे गाड़ी चला रहा था। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, पेट्रोल पे गाड़ी चलाते तो अखरता है कि नहीं अखरता है? क्यों अखरता है? महंगी पड़ती है सर, 10 रुपये किलोमीटर पड़ती है, दुखता है ऐसा। 50 किलोमीटर जाके आऊँगा 500 रुपये डूब जाएगा, है ना? दुखता है ना बहुत पेट में, 10 रुपये किलोमीटर, वेरी हाई। सोच लो इसमें तुम्हारे पास BMW है, 20 रुपये किलोमीटर पड़ती है, अब तो और दुखेगा। 50 इधर उधर जाना हो गया, 1000 रुपये ठुक गए, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुमने बड़ी मुश्किल से 10 लाख की गाड़ी ली, पेट्रोल ली, तुमने देखा कि साला मेरा रोज का रन बहुत ज़्यादा है, मेरा रोज का रन करीबन 100 से 150 किलोमीटर रोज का हो रहा है। लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, साल का 50,000 किलोमीटर तुम लोग चला रहे हो, साल का कितने किलोमीटर चला लेते हो? 50,000 किलोमीटर तुम लोग चला लेते हो गाड़ी को, इतना रन है तुम्हारा। तुमने नोट किया साला 10 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है। यही अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये CNG अगर मैं करवा दूँ इसको, तो CNG से कॉस्ट सीधी आधी हो जाती है, 1/3 हो जाती है, आधी हो जाती है। तुमने CNG का टैंक डलवाया अंदर 50-60 हज़ार रुपये खर्चा कर कर, उससे तुम्हारी फ्यूल इकोनॉमी सीधे डबल हो गई। अब वो तुमको पड़ता है सिर्फ 5 रुपये किलोमीटर। लेट से कहाँ 10 रुपये किलोमीटर पड़ रहा था, साल का 50,000 इंटू 10, 5 लाख का तुम तेल फूक देते थे उसके अंदर, पेट्रोल फूक देते थे, है ना? अब तुम क्या फूक रहे हो उसके अंदर? CNG फूक रहे हो। लेकिन CNG कितने की फूक रहे हो? 2.5 लाख रुपए की, क्योंकि 5 रुपये पड़ रही हो, तो 50,000 इंटू बस 2.5 लाख रुपये ही हुआ खर्चा, 2.5 लाख बचा ना तुम्हारा। तो ये जो CNG का किट है तुम्हारे लिए क्या है? कैपिटल है, रेवेन्यू तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको लगाने की वजह से मेरे को फ्यूचर में अर्निंग में बेनिफिट हो गया। लेकिन जो CNG अपन हर बार भरवा रहे हैं, हर बार, ये क्या है? ये रेवेन्यू है, क्योंकि वो तो खत्म हो जाती है, फिर वापस भरनी पड़ती है, फिर वापस भरनी, वो रेवेन्यू। पॉइंट को समझने का क्लियर एकदम, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा, ये एक्सट्रीम डिटेल में जा रहा हूँ। टीचर विल कम एंड विल से ये मेजर रिपेयर होता है, फ्यूचर अर्निंग में आपकी बढ़ोतरी हो जाती है बच्चों। तो इसलिए यही है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो क्या करेगा, कम में सलटा के भेज देगा। बट आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि ज़िंदगी में कभी आपको वापस डाउट नहीं आए, ठीक है। ये सारे मैंने बता दी, फ्यूचर अर्निंग में बढ़ोतरी हो रही है, सबका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आता है अगला पॉइंट, डिमोलिशन कॉस्ट। अगला पॉइंट है डिमोलिशन कॉस्ट, ठीक है। ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये बिल्डिंग को तोड़ क्यों रहा है? पागल है क्या बिल्डिंग को तोड़ने वाला? नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये तुम्हारी जगह है, इसमें 3 मंजिला का तुम्हारा मकान है, बहुत बड़ा जगह है, स्पेस बहुत अच्छी खासी है, 3 मंजिला मकान है। बट अब इधर तुमको 15 माले की बिल्डिंग को खड़ी करने का है, 15 माले की जगह सेम है, जगह वही है। बताओ एक काम करते हैं, इसी के ऊपर खड़ी कर देते 15 माले, चलेगा? जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है 3 माले की, उसी के ऊपर 15 माले और खींच देते हैं, टिक पाएगी वो बिल्डिंग? नहीं टिक पाएगी। कारण? क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन मजबूती है वो 3 माले के हिसाब से थी। 15 माले की मजबूती के लिए आपको नीचे भी 5-7 माले नीचे लेने पड़ेंगे, तो उसकी मजबूती को और मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरी की पूरी अभी जो करंट बिल्डिंग उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तुम पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्या करोगे? तोड़ोगे, डिमोलिशन करोगे उसका, ठीक है। जब आप उसको डिमोलिशन करते हैं
तो क्या वो डिमोलिशन जरूरी था बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए? आंसर इज यस। अगर तुम्हें लगता है इट इज नेसेसरी तो खत्म हो गई ना बात, तो फिर तो वो डिमोलिशन कॉस्ट भी कॉस्ट में जुड़ जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग in the place of the old building, then demolition cost will also be added to the cost of the new building. उसको भी कैपिटलाइज करना पड़ता है, उसको भी कैपिटलाइज करना पड़ता है डेमोलिशन कॉस्ट को। आपने देखा हो डायनामाइट लगा लगा के फोड़ते बिल्डिंग को, फिर वहाँ पे नहीं बना देते। वो ज़रूरी था? ये ज़रूरी था सर, जगह हुई है। दूसरा एग्जाम्पल, अपने पास बहुत एग्जाम्पल है। बिल्डिंग खड़ी करी, तुमने कभी भी देखा हो बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग बनाते कौन है? मजदूर लोग बनाते। मजदूर लोग रहते कहाँ हैं बिल्डिंग के आजू बाजू में? छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। और झोपड़ी खुद बनाते हैं, बिल्डर उनको बना के देता है सब? बिल्डर बना के देता है। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके आजू बाजू में 50-100 झोपड़ियाँ जो बना के दे रहा है, वो बिल्डर बना के दे रहा है। मेरे को एक बात बताओ, जो हट्स, जो झोपड़ियाँ उसने बना के दी, क्या बिल्डर को जरूरी थी वो बनानी? जरूरी थी वो बनानी थी। कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हट्स बनाना नेसेसरी था, तो हट्स की जो बनाने की कॉस्ट है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पॉइंट को समझे? हट्स को बनाने की जो कॉस्ट है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तुमने वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ला के दिया उन लोगों को, दैट वाज नेसेसरी बिकॉज कंस्ट्रक्शन करना है। तुमने लाइसेंस एक्वायर किया सरकार से, क्या वो नेसेसरी था? नेसेसरी था। बिल्डिंग बनाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तुमने नया धंधा स्टार्ट किया, मैडम ने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैडम ने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सिनेमा शुरू किया, नया मल्टीप्लेक्स चालू कर रही है, तो क्या ऐसे ही चालू करने देगा क्या सरकार तुमको? हाँ चलो आ जाओ मल्टीप्लेक्स चालू करते हैं, कर सकते हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे यहाँ बढ़िया प्रोजेक्टर है, सब बड़ी बड़ी स्क्रीन है, कल से एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिल्म शो चालू कर देता हूँ 50-50 रुपये में, लोग आके देखे जाएंगे। कर सकता हूँ मैं? सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। सरकार परमिशन देगा तो उसको कहते हैं लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस क्या लेना जरूरी है? बिजनेस को चालू रखने के लिए जरूरी है, इनिशियल एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब होता है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको रिन्यू कराना हर साल वो रेवेन्यू है, बट फर्स्ट टाइम खरीदा है वो कैपिटल। पॉइंट को समझ रहे हो? एकदम क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल लेंगे। एक से कंसिडरेशन जो मैंने आपको बताए थे, ये बुकिश लैंग्वेज के अंदर पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप पॉज करके पूरा का पूरा देख सकते हो। ठीक है, आपको लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो बाद में, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया। एक सिंपल सा गणित समझाता हूँ। एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो क्या है? कैपिटल है। लेकिन एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो रेवेन्यू है, मेंटेनेंस के लिए। बिल्डिंग तुमने बना दी, अब उसके लिए झाड़ू साफ सफाई वाली को रखते हो, बिल्डिंग की साफ सफाई करके रखती है वो ज़रूरी है बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। हर महीने उसको पगार देना पड़ेगा, वो एक तरह से क्या है? रेवेन्यू है बॉस, हर महीने देना पड़ेगा। मेंटेन कर रही है वो, बना नहीं रही है कोई। ठीक है, तो नेचर ऑफ द बिजनेस चेक करो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेडर फर्नीचर डील कर रहा है तो उसके लिए फर्नीचर भी रेवेन्यू है। समझ रहे हो बात को? जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फ्रीक्वेंसी उसकी चेक करने का बार 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 होता है। ठीक है, तो वो सैलरी होता है। ठीक है, पर्पस ऑफ द एक्सपेंस क्या है? पर्पस सर मेजर रिपेयर है, मेजर मेजर मेजर, जब भी मेजर आवे तो कैपिटल है, जब भी माइनर आवे तो नॉर्मल मेंटेनेंस में तो रेवेन्यू हो जाता है रे। ठीक है, पॉइंट को समझ रहे हो? आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में अगर वो बढ़ोतरी करता है, अगर उस खर्चे को करने से आपकी फ्यूचर की अर्निंग अगर बढ़ जाती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, मतलब वो क्या है? कौन सा खर्चा हो? कैपिटल है कि रेवेन्यू है? बोल भाई जल्दी बोल। कैपिटल की रेवेन्यू है। फ्यूचर में अर्निंग बढ़ जाती है तो क्या होता है? वो कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल कैपिटल होता है बॉस। अमाउंट का तो मैंने बता ही दिया है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के ऊपर, आओ देखते हैं। सो यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और यही सेम एग्जाम्पल आप लोगों को डेप्रिसिएशन में भी आएगा। दिस सेम एग्जाम्पल विल कम इन योर डेप्रिसिएशन एज वेल। सो आज ही, अभी ही इसको समझना क्या है? जरूरी है।
ठीक है, तो अब पॉइंट को समझना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर आदित्य ने सब जगह मशीन उसको खरीदने का है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को है ना, मेरे को क्या करने का है, क्या करना है मेरे को फूड का बिजनेस चालू करने का है। चलो फूड का बिजनेस चालू करते हैं अपने। मेरे को किसका बिजनेस चालू का, फूड का नया। मेरे को फॉर एग्जाम्पल ऐसे नमकीन वमकीन बेचने का है, पैकेजिंग में मस्त। मैंने है ना फ़ोन किया, मैंने कोरिया वालों को फ़ोन किया क्योंकि मशीन अच्छा मिलता है। मैंने कोरिया वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा कोरिया वाले भाई मशीन कितने का है? बोले सर 20 लाख का है। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे अमेरिका वालों को फ़ोन किया, वो तो उनके भी बाप निकले, बोले 35 लाख का है। मैंने कहा ठीक है। मैंने इंडिया वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा इंडिया वाले भाई कितना है मशीन? बोले 17 लाख का है, 17 लाख रुपीज़ ओनली। मैंने कहा साले कितना पैसा बोल रहा है। फिर मेरे दिमाग में सस्ता चाहिए तो मेरे को किधर जाना है अल्टीमेटली? कहाँ जाऊँगा मैं? चाइना ही जाना पड़ेगा, सबको पता है। तो मैंने चाइना वाले भाई को फ़ोन किया। मैंने चाइना भाई क्या बोलते हैं, सी जिनपिंग, उनका नाम ही ऐसा होता है, चिंग चिंग चुंग चुंग का। तो मैंने चिंग चोंग को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई देख, अपन को एक है ना फूड के लिए मशीन चाहिए। बोले मिल जाएगा ना भाई, मिलेगा। मैंने कहा कितने का? बोले 10 लाख का है, ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा 10 लाख ओनली? मैं पूरा खुश हो गया एकदम, ये 10 लाख का मशीन है, ये साल 17 लाख में दे रहा है, 35 बोल रहा है, 18 बोल रहा है। मैंने कहा 10 लाख में दे रहा है, मज़ा आ जाएगा। यस, मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैंने ऑर्डर दे दिया तुरंत ही। वो चाइना के पोर्ट पे मशीन लोड हो रहा है, दिख रहा है तुमको? देखो ये दिखा, चाइना के पोर्ट पे मशीन लोड हो रहा है, कंटेनर के अंदर है। अब क्या मैं मशीन को यूज़ कर सकता हूँ? एट दिस पॉइंट आई कैन नॉट यूज़, बिकॉज मशीन कहाँ पर है अभी? चाइना में है। वो शिपिंग के थ्रू अपने यहाँ आएगा तो शिप में लोड होगा, तो शिपिंग होता है तो वो शिपिंग वाले अपने से चार्जेस लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाएंगे, प्लस उसके अंदर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, कल को मशीन डूब गई अंदर तो। ठीक है, तो ये सब मैंने ये सब देखा। मैंने कहा 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया उसके ऊपर। ये मशीन अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मुंबई पोर्ट पे पहुंच गई, दिख रही है तुमको मुंबई पोर्ट पे? हाँ देखो ये रही, ये शिप आया, ये अब यहाँ पे अनलोड होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये जो शिप है, भारतीय सरकार क्या इसको अपने यहाँ पर बिना कोई पैसे लोड करने देगी? सरकार क्या लेगी तुमसे? क्या लेगी तुमसे? टैक्स लेगी, इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं उसको। सरकार तुमसे लेगी इंपोर्ट ड्यूटी। सरकार बोलेगी भाई पैसा दो ना यार, तुम इस मशीन से पैसा कमाओगे। मैंने कहा कमाएंगे, तो बोले फिर हमको भी पैसा दो। ला भाई पैसा ला। सरकार ने मेरे से पैसा ले लिया, मान लो 2 लाख ड्यूटी लग गई। और यहाँ पर ये वेयर हाउस है फॉर एग्जांपल, ये जो जगह है ना, फोकट की जगह नहीं है, इसका भाड़ा भरना पड़ता है सरकार को या पोर्ट अथॉरिटीज़ को, भाड़ा भरना है अपन को। तो वेयर हाउसिंग चार्जेस मान लो 15 दिन तक मशीन उधर ही पड़ी है, रखेगा कौन? सेफ्टी कौन रखेगा उसकी? कल को इधर उधर होगी तो उसके लिए मेरे को पोर्ट अथॉरिटीज़ को क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। जब मैं पोर्ट अथॉरिटीज़ को पैसा दूंगा तो वो मेरे से पैसा लेंगे वेयर हाउसिंग चार्जेस के नाम से। जब मैं वेयर हाउस में पैसा, तो 1 लाख रुपये उन्होंने मेरे से ले लिए। बॉस अभी तक ही देख मशीन कितने की बढ़ गई, 10 + 3 + 3 16 तो अभी हो गया है। फिर मशीन ये देखो, फिर मशीन आ रही है ट्रांसपोर्टेशन से, मुंबई से एक ट्रक में बस भर भुर के एकदम खड़ाधड़ फुल स्पीड के साथ सूरत में आ रही है। ये नीचे आ गई है, दिख रही है तुमको? देखो नीचे दिख रही है, देखिए मशीन। कौन से कलर का ट्रक है? वाइट कलर का ट्रक है। कौन सा कलर का कंटेनर है? रेड है, रेड है, ये वाइट नहीं है, ये रेड है। सो रेड कलर का कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मस्त मशीन आ रही है। अच्छा वो नीचे है, मेरा तो 2nd फ्लोर है। अब मशीन को लाऊं कैसे? कैसे चढ़ाऊँ? चढ़ने वाली तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी क्रेन वाले को बुलाना पड़ेगा। क्रेन वाले को बुलाऊंगा, क्रेन वाला बोलेगा भाई पैसा लूँगा, पॉकेट में कोई काम करता है क्या? तो उसने क्रेन वाले ने मेरे से 50,000 रुपये ले लिए, बोले 50 रुपये लगेगा भाई। अच्छा मेरे को पहली बात ये बताओ, मेरे को करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? कराना पड़ेगा। क्यों? मशीन यूज़ ही नहीं आएगी नहीं तो मैं नीचे तो रखूँगा नहीं सड़क पे। तो मैंने ऊपर बुलाई, क्रेन आ गई, सॉरी क्रेन नहीं, मशीन आ गई। ठीक है पॉइंट। अच्छा इतना डिटेल में देने का एग्जांपल एक ही है भैया, लाइफ टाइम ये एग्जांपल तुमको याद रहेगा। ठीक है, अब क्रेन आ गया, मशीन आ गई मेरे इधर। कभी भी मशीन आती है तो पूरी असेंबल्ड कंडीशन में नहीं आती, अनअसेंबल्ड कंडीशन में आती है। तुमको एक एक पार्ट खुद को जोड़ने पड़ते हैं। अब वो चाइना की मशीन थी, मैंने इधर इधर से बहुत देखा, मैनुअल सब पढ़ी, वीडियो देखा, बट मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी। कौन सा पार्ट किधर, इधर उधर हो गया एक नट बोल्ट भी तो लोचे हो जाएंगे पूरे मेरे, पूरा 10-15 लाख मेरे पानी में चले जाएंगे। अब मैंने बोला भाई, मैंने कहा भाई समझ नहीं आ रहा। मैंने वापस फ़ोन किया,
मैंने कहा मंचूरियन, सॉरी चाइना भाई, सॉरी चाइना भाई, वो अपने लोचा हो गया है थोड़ा, तुम आओ इधर। ऐसा उसको फ़ोन किया मैंने मस्त। वो भाई ने बोला देखो आएगा लेकिन चार्ज लगेगा। मैंने कहा क्या चार्ज लोगे? बोले सबसे पहला तो अपन फ्लाइट में आएगा, फ्लाइट में जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। बोले फ्लाइट में आएगा, फ्लाइट में जाएगा। दूसरा 5 स्टार होटल में मेरा 2 दिन का स्टे चाहिए मेरे को, ये चालू चिल्लर जगह पे रुकता नहीं हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है भाई आओ अभी, और तो क्या है। और लगाने का 50,000 रुपये असेंबली का चार्ज लूँगा। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? बताओ, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है इसको मना करने का? आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। वॉज इट नेसेसरी टू कॉल हिम? सवाल सिर्फ एक ही चीज़ का लास्ट में जाके, क्या जरूरी था? आंसर इज यस सर। वो नहीं होता तो मशीन का प्रोडक्शन नहीं आ पाता, मशीन असेंबल नहीं हो पाता। मैंने सब खर्चे जोड़ जुड़ा के भैया को बुलाया, भैया आए, भैया ने क्या करा, चिंग 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 ने मस्त ऐसा मशीन को क्या असेंबल कर दिया। मशीन एकदम चमचमाती है। अब मशीन जब इंस्टॉल हुई तब एक नई चीज़ पता चली। बोले ये मशीन तुम्हारी रेगुलर वायरिंग के अंदर नहीं होने वाला है, इसके लिए तुम्हारे को पूरा का पूरा वायरिंग चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन 3 फेस के ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खाता है। अब भाई साहब मैंने DGVCL को नया डिपॉजिट भरा, पूरी वायरिंग चेंज कराया, सब कुछ। मतलब मशीन नहीं, मैंने आफत बुलवा ली अपने यहाँ, है ना। जरूरी था, करवाना पड़ा, क्या करूँगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैंने पूरा वायरिंग चेंज कराया, ऐसा सब कुछ नया नया कराया। उसका मेरे को लेट्स से फॉर एग्जांपल 10,000 और लग गया। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट फाइनली लाख रुपए में पड़ा। और अब जाके फाइनली जब मैंने मशीन चालू किया तब मशीन थोड़ा बहुत काम करने लगा। लेकिन तुमको क्या लगता है पहली बार में प्रोडक्शन सही आ जाएगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रायल रन करने पड़ेंगे पहले, 20-25 हज़ार का माल पहले सड़ाना पड़ेगा मेरे को, ख़राब करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को एक एस्टीमेट पता चलेगा और तब जाके मेरा प्रॉपर एकदम सही रहेगा। तो मैंने ट्रायल रन किया, तो ये सब खर्चे जोड़ने पड़ते हैं। इवन 2 रुपये का नट बोल्ट भाई मंगाएंगे, 2 रुपये का नट बोल्ट, वो भी जोड़ना पड़ेगा। कारण क्या वो 2 रुपये का नट बोल्ट ज़रूरी था? जवाब है यस। यस, तो फिर जोड़ो। फिर अमाउंट तो छोटा था, नहीं रे अमाउंट छोटा नहीं था, ज़रूरी था, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जरूरी था। वो नट बोल्ट नहीं होगा मशीन चालू नहीं होगी। तो ये सारे खर्चे जब इंस्टॉलेशन के वक्त होते हैं तब उसको कैपिटलाइज कर दिए जाते हैं। ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सर सेकेंड हैंड मशीन खरीदेंगे तो कैपिटल है या वो रेवेन्यू है? सेकेंड हैंड कार खरीदी तुमने, बताओ कैपिटल है या रेवेन्यू है? सेकेंड हैंड है, फर्स्ट टाइम नहीं खरीदा, सेकेंड हैंड है, कैपिटल रेवेन्यू है? अरे कुछ ही बोलो, रेवेन्यू कैपिटल, गलत तो गलत क्या है? कैपिटल है। आंसर इज कैपिटल। कारण सेकेंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, अबे मशीन तो मशीन है ना यार, तुम रोज रोज थोड़ी खरीदने जाओगे। तो सेकेंड हैंड थर्ड हैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, सेकेंड हैंड मशीन रिपर्चेज, अरे बॉस मशीन मशीन होता है, ऐसा नहीं होता सेकंड खरीदा है, थर्ड खरीदा है, फोर्थ खरीदा है, उससे कोई लेना देना नहीं। मशीन मशीन होता है, पैसा कमाने में मदद करेगा, भाव ज़्यादा है 1 साल ज़्यादा चलेगा, हो गया ना कैपिटल। तो उससे वर्ड तुमको गुमराह करने के लिए होता है, पॉइंट को ध्यान रखने का। सेकेंड हैंड मशीन से कोई फर्क नहीं है, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, क्लियर बता रहा हूँ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आज के बाद तुम्हें ज़िंदगी में कभी अब डाउट नहीं आएगा कि क्या एग्जाम्पल था, तो पूरी ज़िंदगी में तुमको याद रहेगा। अबे बॉस अब देख मशीन कितने की बड़ी तेरे को, देख ये हो गए 16, 17, 18, 18, 50 की मशीन पड़ी है तेरे को। तब दुनिया को 10 लाख मत बोलना, अब क्या बोलना, 18,50,000 का मशीन पड़ा है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मारने का हर साल, ठीक है। द मशीन विल बी रिकॉर्डेड एट 18,50,000 रुपीज़, ठीक है। तुम एसी खरीदते हो ना, एसी भी इतनी आसानी से एसी नहीं आता मेरे भाई। एसी तुमको दिख रहा है, दिखने के लिए लगता है 35-40 हज़ार का होता है, जब एसी खरीदने जाते हैं ना बोलता है 40,000 रुपये, फिर बोलता है टेम्पो भाड़ा लगेगा 500 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद बोलता है इंस्टॉलेशन के चार्जेस 1500 रुपये लगेंगे, मैंने कहा देना पड़ेगा। सर स्टैंड बार लगवाना पड़ेगा, 1000 रुपये उसके दे दिए मैंने, लगा दिया। सर वायरिंग ये सब लगाना पड़ेगा, पूरा एसी का नया होता है सर, वो स्टार्टर वैसे सब लगाना पड़ता है, मैंने कहा ओके लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात पता चला, जहाँ पे मेरा एसी लगने वाला है वहाँ पे वायरिंग बहुत दूर है उसका, मतलब ये जो वायर खिंचाना, ये पाइप खिंचाना पड़ रहा है, 40 फुट पाइप है, 12,000 का पाइप है सिर्फ,
12,000 का सिर्फ पाइप है। ठीक है, 40 फीट पाइप है, 1 फीट का 300 रुपये 350 रुपये लेते हैं लोग, मतलब जितने का ऐसे नहीं उतने का तो पाइप है। ठीक है, लोगों को 100 फीट खिंचाने पड़ते। सोचो 35,000 का एसी और 35,000 का पाइप खिंचाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा अगर खानी है तो जरूरी था। दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दुनिया को ये नहीं बोलने का 35 में खरीदा, बोलने का भाई 50 रुपये 50,000 लग गए मेरे, समझे? तो क्या जरूरी था? आंसर इज यस। जब भी यस है तो खत्म हो जाएगा, कैपिटल है। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने पूरा एक एक मेहनत करके तुमको बताया कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट एक नया कंसेप्ट होता है। कैपिटल प्रॉफिट और एक रेवेन्यू प्रॉफिट एक नया कंसेप्ट होता है। देखता हूँ आज फॉर एग्जांपल वीडियो लंबा हो गया मेरे हिसाब से, तो इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डाले क्या? चलो लिख लेते हैं, अगले में अपन क्वेश्चन करेंगे, पूरा पार्ट 2 में क्वेश्चन करेंगे, बाकी कंसेप्ट अभी इधर ही सीख लेते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, अभी तक एक्सपेंडिचर का खेल खत्म, अभी कैपिटल रेवेन्यू की कहानी शुरू। वह रिसिप्ट जो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है, वो क्या होती है? कैपिटल होती है। तुमने एसेट को बेचा, रोज रोज एसेट को बेचने निकलोगे क्या? नहीं, कैपिटल रिसिप्ट है। तुमने शेयर कैपिटल इश्यू किया, शेयर कैपिटल जिंदगी में एक बार इश्यू करते हैं भाई, और हर साल नहीं करते हैं, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो जब कोई चीज जो आप वंस इन ए लाइफ करते हो, इधर लोचे हो गए थोड़े से, हेडिंग में लोचा हो गया, ये एक्चुअली रेवेन्यू का पार्ट है और ये कैपिटल का पार्ट है ना? देखो यहाँ पे लिखा है ये कैपिटल रिसिप्ट है। वह रिसिप्ट, ठीक है, जो रोज रोज नहीं होता है, जो वंस इन लाइफ टाइम होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस जो उसके ऊपर हुआ वही पीएनएल में क्रेडिट होता है, उसका अमाउंट एसेट में से माइनस होता है। रेवेन्यू की कहानी अलग है। रेवेन्यू क्या बोलता है? बोले जो रोज होता है, सेल्स मैं रोज करूंगा, रोज आएगा पैसा, तो सेल रोज करूंगा मैं प्रोडक्ट को, तो रोज आएगा। मेरे को कोई कमीशन मिल गया, रोज आएगा। मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, रोज आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो पीएनएल में डायरेक्टली इनकम के तौर पर चला जाता है, बैलेंस शीट में कोई लेना देना ही नहीं। तो ये रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, ये सब रेवेन्यू है। और ये सब सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है। फॉर एग्जांपल आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट जो खरीदा था पहले, उसको बेच दिया, रोज थोड़ी बेचने जाओगे इन्वेस्टमेंट को। आपने फॉर एग्जांपल कोई लोन उठाया, बैंक ने आपको लोन दे दिया, तो लोन है, तो लायबिलिटी एक तरह से। अच्छा, ये लायबिलिटी साइड में जाता है, ध्यान रखना, ये क्रेडिट होता है, ये भी क्रेडिट होता है, लेकिन ये इनकम साइड में जाएगा पीएनएल के अंदर, ये लायबिलिटी में साइड में जाएगा। कैपिटल आइटम पे प्रॉफिट होता है तो कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू आइटम पे प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। जैसे ये अपन ने बेचा और अपन को प्रॉफिट हुआ, इसको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे एसेट थी 50,000 की, अपन ने बेची 70,000 में, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिजर्व में जुड़ जाएगा लायबिलिटी साइड। अगर फॉर एग्जांपल सेल किया, प्रॉफिट हुआ, तो अपन कहाँ ट्रेडिंग में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, तो वो रेवेन्यू होता है। तो इतना ही कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके देख लेना, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब कुछ मैंने पॉइंट समझा दिया आपको। एक एक चीज़ मैंने बता दी। ए बी मिलकर एफएम सुनते हैं, वो बस एक ही पॉइंट है जो पूरा लर्न करना है, बाकी तो सब उसके ऑपोजिट है। ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस चेक करने का, खर्चा जरूरी है कि नहीं वो चेक करने का, मटेरियल ऑफ द अमाउंट चेक करने का, बस यही चीज़ है और कुछ खास नहीं है। एग्जांपल मैंने क्लियर दिया आप लोगों की एक एक चीज़ के। कल अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और कल ये चैप्टर का दी एंड करेंगे। ठीक है, कल मतलब, ठीक है। सो अगले लेक्चर के अंदर दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन। वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, मजा आएगा तुमको। 4 मार्क तुम्हारे कंफर्म हो गए, 4 मार्क तुम्हारे कहीं नहीं गए, मेरी गारंटी है। ठीक है, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर इंडिया में से किसी को भी अगर हमारी कोचिंग ज्वाइन करना है, आप सूरत में हो या आउट ऑफ सूरत हो, इंडिया के किसी कोने में हो या वर्ल्ड के किसी कोने में हो, यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग ऑनलाइन। फॉर ज्वाइनिंग आवर कोचिंग नीचे नंबर दिए हुए, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। पूरे भारत में हम लोग बहुत ही अच्छा मटेरियल हमारा बना हुआ है, फुल्ली कलरफुल मटेरियल रहता है। लेक्चर्स आपको सेम ऐसे कैसे मिलेंगे, आपको लाइव पूरे के पूरे रिकॉर्डेड मिलेंगे। ठीक है, सो मज़ा बहुत आएगा। आई विल मेक श्योर कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आओ। और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और एजे क्लासेस को यूँ फॉलो करते रहिए। टाटा, बाय बाय।